स्टूडेंट्स, 11th क्लास BST में चैप्टर फर्स्ट में टॉपिक प्रमुख व्यापारिक केंद्र चल रहे थे। कल हमने 9 प्रमुख व्यापारिक केंद्र देखे थे। आज जस्ट इससे आगे स्टार्ट करते हैं। 10वां केंद्र देखिए, कांची। कांची इसे आजकल कांचीवरम के नाम से जाना जाता है। कांचीवरम, कांची को वर्तमान में कांचीवरम के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर चीनी लोग विदेशी जहाजों में मोती, कांच और दुर्लभ पत्थरों को खरीदने के लिए आया करते थे। मोती, कांच, पत्थर, ये खरीदने के लिए चीनी लोग इस केंद्र पर आया करते थे और बदले में सोना और रेशम बेच जाते थे। बदले में क्या देते थे? सोना और रेशम। इस व्यापारिक केंद्र पर चीनी लोग आया करते थे। चीनी लोग सोना और रेशम के बदले में मोती, कांच और कीमती पत्थर यहां से लेकर जाते थे। अगला देखिए, मदुरै। मदुरै ये मन्नार की खाड़ी के मोती मत्स्य पालन को नियंत्रित करता था और मोती, गहने और फैंसी कपड़े का एक प्रमुख निर्यातक केंद्र था। मोती, गहने, फैंसी कपड़े, इनका प्रमुख निर्यातक केंद्र मदुरै को माना जाता है। मदुरै नामक जो व्यापारिक केंद्र था, यहाँ से मोती, गहने, फैंसी कपड़े, इन सब का निर्यात किया जाता है। इन सब के निर्यात का मदुरै एक प्रमुख केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, भरूच। यह पश्चिमी भारत का 52वां वाणिज्यिक शहर था। यह नर्मदा नदी पर स्थित था तथा सड़क मार्ग से सभी महत्वपूर्ण मंडियों से जुड़ा हुआ था। यह पश्चिम भारत का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था। यह नर्मदा नदी पर स्थित है। नर्मदा नदी पर स्थित और सभी मार्गों का एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। नेक्स्ट देखिए, कावेरी पट। कावेरी पट, इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। इसे कावेरी पट्टनम के नाम से भी जाना जाता था। यह शहर अपनी बनावट में काफी वैज्ञानिक था। यानी शहर को जब बसाया गया था तो वैज्ञानिक तरीके से इसे बसाया गया था। विदेशी व्यापारी इस शहर में अपने मुख्यालय रखते थे। कावेरी पट में यानी कावेरी पट्टनम में विदेशी व्यापारी अपने व्यापार का मुख्यालय रखा करते थे।
कावेरी पट में रखा करते थे। यहां से सौंदर्य प्रसाद इत्र पाउडर सौंदर्य प्रसाधन के काम आने वाले सामान इत्र, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मूंगा, रेशम, ऊन, कपास, मूंगा, सोना, कीमती नगीने, इन सबका ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र हुआ करता था। दोबारा फिर सुन ले, कावेरी पट में, चूंकि ये वैज्ञानिक शहर था, आकर्षक शहर था, तो इसमें विदेशी व्यापारी अपना मुख्यालय रखा करते थे। यहाँ सौंदर्य प्रसाधन, इत्र, पाउडर, रेशम, ऊन, कपास, मूंगा, सोना, कीमती नगीने, इनका व्यापार यह हुआ करता था। और लिख देखिए ताम्रलिप्ति, ताम्रलिप्ति यह पश्चिम और सुदूर पूर्व के साथ समुद्री और थल मार्गों से जुड़े सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक था। ताम्रलिप्ति सबसे बड़े बंदरगाहों में से एक बंदरगाह था। यह सड़क मार्ग से बनारस और तक्षशिला तथा सुसा के माध्यम से सुदूर देशों के साथ काल सागर तक जुड़ा हुआ था। तो ये ताम्रलिप्ति बंदरगाह था। यह बंदरगाह कई मार्गों से, कई रास्तों से जुड़ा हुआ था। तो यह है प्रमुख व्यापारिक केंद्र। 9 व्यापारिक केंद्र कल देखे थे, 10, 11, 12, 13 और 14 व्यापारिक केंद्र है। अब देखते हैं प्रमुख निर्यात और आयात, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट। प्रमुख निर्यात और आयात। प्रमुख रूप से कौन कौन सी वस्तुओं का निर्यात और आयात हुआ करता था? तो देखिए, निर्यात मसाले, गेहूं, नील, अफीम, तिल, तिल का तेल, कपास, रेशम, कपास, रेशम, तोते,
जानवर, जीवित मवेशी, पशु उत्पाद खाने, यानी पशुओं की खाने, फर, सींग, चमड़ा, कछुआ कवच, मोती, नीलमणि, कीमती पत्थर, ग्रेनाइट, फिरोजा, तांबा आदि। देखिए, प्रमुख जो निर्यात होता था भारत से, मसाले, गेहूं, नील, अफीम, तिल का तेल, कपास, रेशम, तोते, जीवित मवेशी, मवेशियों की खाल, फर यानी बाल, सींग, चमड़ा, कछुआ कवच, कछुए की हड्डी, मोती, नीलमणि, कीमती पत्थर, ग्रेनाइट, फिरोजा, तांबा आदि। तो ये वस्तुएं निर्यात की जाती थी भारत में। और देखिए आयात, ये तो निर्यात की जाने वाली वस्तुएं होती हैं। अब क्या क्या वस्तुएं आयात की जाती थी, इंपोर्ट की जाती थी? घोड़े, पशु उत्पाद, चीनी, सिल्क, मणि, सोना, चांदी, टिन, तांबा, सीसा, मणिक, पुखराज, मूंगा, कांच आदि। ये सब वस्तुएं आयात की जाती थी। घोड़े, पशु उत्पाद, पशुओं के काम आने वाले उत्पाद, चीनी, सिल्क, मणि, सोना, चांदी, टिन, ये धातुएं हैं, टिन, तांबा, सीसा, मणिक, पुखराज, मूंगा, पुखराज, मूंगा वगैरह रत्नों में आते हैं, ये रत्न है, कांच आदि, इनका आयात किया जाता है। ये हो गया निर्यात और ये हो गई वस्तुएं आयात की जाती है। तो भारत से आयात और निर्यात क्या क्या किया जाता था, लिस्ट आपके सामने है, देख सकते हैं आप, आयात और निर्यात।
अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप की विश्व अर्थव्यवस्था में स्थिति। विश्व की अर्थव्यवस्था में उस समय प्राचीन काल में पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का क्या योगदान था? पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत की स्थिति कैसी हुआ करती थी? पहले और 17वीं शताब्दी के बीच भारतवर्ष के प्राचीन और मध्ययुगीन दुनिया की लगभग तिहाई या चौथाई दौलत को नियंत्रित करने वाले सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होने का अनुमान था। यानी प्राचीन काल में उस समय पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था में भारत का स्थान तीसरा या चौथा माना जाता था। पूर्व औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था को समृद्धि का स्वर्ण युग माना जाता है और इसी ने यूरोपियों को खोज की महान यात्रा हेतु प्रेरित किया। प्रारंभ में वे लूटने के लिए आए। यूरोपीय प्रारंभ में लूटपाट करने के उद्देश्य आए, किंतु शीघ्र ही उन्हें सोने और चांदी के बदले व्यापार के पुरस्कार का एहसास हुआ। आए थे लूटने के लिए, लेकिन यहां आने के बाद पता चला कि सोने और चांदी का व्यापार यहां काफी मात्रा में होता है। बढ़ते वाणिज्यिक क्षेत्र के बावजूद यह स्पष्ट है कि 18वीं सदी का भारत प्रौद्योगिकी, नवाचार और विचारों में पश्चिम यूरोप के पीछे था। 18वीं सदी का भारत यूरोपीय देशों से अर्थव्यवस्था के मामले में पिछड़ा हुआ था, पीछे था। ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते नियंत्रण से आजादी में कमी आई और कोई कृषि और वैज्ञानिक क्रांति नहीं हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी इस समय आई थी, उसका प्रभाव धीरे धीरे भारत में बढ़ने लगा। उसका प्रभाव बढ़ने से भारत की जो कृषि थी, वैज्ञानिक क्षेत्र था, वो दबा हुआ रह गया। उसमें कोई क्रांति नहीं हुई। जनसंख्या वृद्धि, शिक्षा के आमजन तक सीमित पहुंच, जनसंख्या में वृद्धि होने लगी। शिक्षा, एजुकेशन की पहुंच आम आदमी तक नहीं हो पाई और मानवीय कौशल के स्थान पर मशीनों की प्राथमिकता ने मिलकर भारत को एक ऐसा देश बना दिया जो समृद्ध था, किंतु इसके निवासी गरीब थे। मानवीय कौशल, मानव पहले हाथ से काम किया करते थे। गांवों के अंदर छोटे छोटे कुटीर कारखाने थे, शहरों में छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे। उनकी जगह पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने मशीन स्थापित कर दी। पढ़ने लिखने में भारत के लोग पीछे रह गए। उस समय मशीनें स्थापित होने से लोग बेरोजगार हो गए। तो कुल मिलाकर ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत को ऐसा देश बना दिया जो समृद्ध था, क्योंकि आधुनिक तकनीक आ गई थी, मशीनें स्थापित हो गई थी। तो उस समय भारत समृद्ध था, किंतु इसके निवासी गरीब थे। भारत तो समृद्ध हुआ करता था, लेकिन इसके निवासी उस समय भी गरीब थे। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश शाही साम्राज्य का उत्थान आरंभ हुआ। 18वीं शताब्दी के मध्य में ब्रिटिश साम्राज्य का भारत में उदय हुआ। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने नियमों और अधीन प्रांतों द्वारा उत्पन्न राजस्व का उपयोग भारतीय कच्चे माल, मसालों और वस्तुओं को खरीदने में किया। अतः विदेशी व्यापार से होने वाले सोने, चांदी और बहुमूल्य धातुओं का सतत प्रवाह रुक गया। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था की दिशा बदल गई। जो तैयार माल का निर्यातक था, वो कच्चे माल का निर्यातक और विनिर्मित माल का खरीदार बन गया। जो भारत पहले माल तैयार करके निर्यात किया करता था, 18वीं शताब्दी के अंत तक आते आते वो भारत देश केवल कच्चे माल का निर्यातक और तैयार माल का खरीदार बनकर रह गया।
तो ये स्थिति प्राचीन काल में 18वीं शताब्दी में 17वीं शताब्दी में ये स्थिति भारत के व्यापार की, भारत की अर्थव्यवस्था की, पूरे विश्व में भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिति इस प्रकार से रही थी। कल देखेंगे बच्चों भारत में पुनर्उद्योगीकरण। आज इतना ही। ओके, थैंक्स।